नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। दुधारू पशुओं में एफएमडी है घातक बीमारी, समय पर करे रोकथाम। आलू रोपाई यंत्र किसानों के लिए है उपयोगी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है खुरपका मुंहपका रोग, जो कि बदलते मौसम में पशुओं में आम तौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशुओं को चलने फिरने और आहार खाने में परेशानी होती है, जिससे पशु दूध देना कम कर देता है। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में इस रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। बीमारी जिसको खुरहा बोलते हैं, एफएमडी बोला जाता है, कुछ क्षेत्र में खुरपक्का मुंहपक्का भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मृत्यु तो इसमें कम होती है, लेकिन पशुपालक परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको वायरल बीमारी बोलते हैं, लेकिन ये जो वायरस होती है इसके स्ट्रेन बहुत ज़्यादा 7 स्ट्रेन है, जिससे बीमारी होने की संभावना बनती है। उसमें भी चेंज होती है। कहने का मतलब है कि बहुत ही भयानक रूप में बीमारी होती है। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो पशु उसमें लक्षण क्या होते हैं? पशु को सबसे पहले फीवर आती है, जिसके कारण खाना पीना कम कर देता है। उसके बाद देखेंगे कि मुंह से लार आना शुरू हो गया है। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे करके मुंह में छाले होंगे, पैर में छाले हो जाएंगे। तब जाकर किसान को पता चलता है कि इनको एफएमडी यानी खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी हुई है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बीमारी होती है ये सबसे अधिक ठंडी के दिनों में होने की संभावना बनती है। मतलब नवंबर महीने, अक्टूबर नवंबर महीने से शुरू होती है, फरवरी मार्च तक होने की संभावना बनती है। लेकिन मौसम में इतना परिवर्तन आ रही है, क्लाइमेट चेंज इतनी हो रही है कि अब ये बरसात के समय में भी देखने के लिए मिल रहा है। मार्च अप्रैल में भी एफएमडी का केस देखने के लिए मिल रहा है। यानी हमें लगता है कि अब सालों भर ये बीमारी फैलना शुरू हो गया है। चूँकि मौसम जो एकाएक चेंज होते हैं, तो वायरस क्या है जो वायुमंडल में ऑलरेडी उपस्थित है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तुरंत मल्टीप्लाई करके इन्फेक्ट कर देता है पशु को। और बहुत सारे पशु जो हैं वो कैरियर का रूप में भी काम करते हैं, जिसमें कि वायरस ऑलरेडी मौजूद रहती है, उसमें केवल लक्षण नहीं पैदा करते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए टीकाकरण करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहला प्राथमिक जो करना है, आपको इसका टीकाकरण करवानी है। टीकाकरण उपलब्ध है, टीका इसकी उपलब्ध है। आपको स्टेट गवर्नमेंट जो पशुपालन विभाग होते हैं उसके द्वारा भी प्रत्येक साल इसकी टीकाकरण की जाती है। और यदि आप जागरूक किसान हैं तो साल भर में इसका 2 बार 6 महीना पर ही टीका इसको दे, मतलब साल भर में 2 बार इसका टीकाकरण करवाएं, तब जाके सुरक्षित होने की संभावना बनती है।
इसके बाद होती है बचाव के लिए। आपका पशु जितना स्वस्थ रहेगा उतने ही इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले समय पर कृमि की दवा उसको दें। उसके साथ साथ आप कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके पशु को इम्यूनिटी बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, जिसके कारण वो बीमारी होने की संभावना आपको कम रहेगी आपके पशु में। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। करना क्या आपको है कि सबसे पहले जब पशु को बुखार आती है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह से बुखार की दवा उसको दें। ऐसे मेलोनेक्स प्लस नॉर्मल जनरली यूज करते हैं लोग, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि घाव हो गया है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है ये बहुत अच्छी दवा है। ये सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, आपको ह्यूमन वाले दवा दुकान पे भी मिल जाएंगे। इसका घोल बनाइए, बहुत कम मात्रा में डालना, हल्का लाल सॉल्यूशन होना चाहिए। उस घोल से मुंह से लेकर पैर को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद पैर का जो घाव है उस पर बीटाडीन एक लिक्विड मिलती है, उसको उसके घाव पर लगाएं। ये 2 दवा लगाने के बाद उसके बाद अपना एक क्रीम बनाएं, बोरोग्लिसरीन पेस्ट जिसको बोलते हैं। ग्लिसरीन लिक्विड मिलती है मार्केट में और बोरिक एसिड पाउडर, दोनों को मिलाकर एक क्रीम बना ले। ऐसा क्रीम जो कोलगेट क्लोजअप जो अपने करते हैं उससे थोड़ा ढीला होना चाहिए, उसको उस घाव के ऊपर लगा सकते हैं। इतना ये तीनों चीज़ यदि करते रहेंगे आप तो हमें लगता है कि 5 से 7 दिनों में आपको अच्छी रिकवरी मिल सकती है और जल्दी ठीक भी होगी और कम खर्च में ठीक होगी। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उसके खान पीन पे ध्यान दें और इस समय जो आ रही है तो आप टीकाकरण पहले ही करवा लें। इसका टीकाकरण लगभग सितंबर अक्टूबर में कर देनी चाहिए, तब जाकर कम से कम इस 6 महीना के लिए वो बहुत अच्छा आपके पशु को बचा के रखेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतीबाड़ी में यंत्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। साथ ही यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ कम खर्चे में किए जा सकते हैं। इन्हीं सब लाभों को देखते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं आलू रोपाई यंत्र के बारे में, जिस पर विस्तार से बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल, अगर फसलों के बाद देखें जो अनाज वाली फसल है गेहूं के बाद, तो हमारे यहाँ आलू का बहुत महत्व है। तो आलू जो है हमारे यहाँ मुख्यतः सब्जी में उगाई जाने वाली फसल है और आलू को हम अक्टूबर से लेके नवंबर के पहले हफ्ते में हम लगाते हैं और हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है कि हमारे खेत में नमी जो होती है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए हमारे खेत में। पोटैटो प्लांटर मशीन एक बहुउपयोगी बोने की मशीन है। इस मशीन का उपयोग सभी प्रकार के आलू बोने के लिए किया जाता है। आलू की खेती के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है।
आलू बोने की मशीन की मदद से शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ दो तरह के जो प्लांटर जो प्रचलित है, जैसे कि आप देखेंगे जब पहले पुराने तरीके में हम लोग अपने से मेड़ बनाते थे, क्यारी में 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते थे, तो वो अब करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ दो पद्धतियाँ हैं जो पोटैटो को प्लांटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आलू की बुआई के लिए यूज़ करते हैं। वो एक होता है सेमी पोटैटो प्लांटर और दूसरा होता है जो बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर। तो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब स्वसंचालित नहीं बोल सकते हैं इसको, ये बोलते हैं कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित, जिसमें कि आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे आपकी जो आलू रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं, सीड टू सीड रेट जो मेंटेन करते हैं, उसके लिए आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रैक्टर चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि लगभग 25 क्विंटल के हिसाब से हमें प्रति हेक्टेयर आलू की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है 30 ग्राम आलू का साइज़ लिया जाता है। अगर तो आप ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आलू को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप आलू का जो एक ग्रेड होता है 30 ग्राम का साइज़ होता है उसको आप मेंटेन करें। और इसमें कप फीड रोलर मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि कंपनसेटरी ट्रे लगा होता है। तो ट्रे में हम क्या करते हैं, हॉपर्स के सहारे उसमें आलू जो होता है कप के थ्रू हो जाता है और आपकी मिट्टी में गिरता है, और साथ ही साथ वो क्यारी बनाता चला जाता है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। और इसको 2 से 4 कतार में आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो ड्राइवर होता है जो ट्रैक्टर को चलाता है, 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए होता है, और 2 लोग चाहिए होते हैं जो आपका पीछे में आपका आलू को मेंटेन करे। मतलब आलू जो होता है उसमें फ्लूट रोलर मैकेनिज्म होता है, जिसमें आलू आपको रखना होता है, मतलब निश्चित समय पे उसको गिराते रहना पड़ता है। और उसमें अगर 2 कतार है तो 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, पीछे सीट लगी हुई होती है। तो इससे हमारी जो इसमें भी संचालन क्षमता जो होती है इसकी कम होती है। मतलब आप 6 से 8 हेक्टेयर एकड़ प्रति दिन कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं 6 से 8 हेक्टेयर प्रति दिन का आपका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है, उसकी होती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको आलू की बुआई में आलू लगता है। इस मशीन से आलू की बुवाई करने से पहले इस यंत्र में बने बॉक्स से अंदर आलू के बीजों को डाल दिया जाता है। इससे आलू की बुवाई करने के लिए श्रमिकों को मशीन के ऊपर बैठकर आलू के बीजों को गिराने वाले कीप में डालना पड़ता है। जो आलू के बने बीजों को एक एक कर मशीन में बने कीप में डालते हैं, जिससे आलू की बुवाई होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका लेबर कॉस्ट बहुत कम जाता है। और अगर देखें तो पूरे 1 हेक्टेयर में आपको मात्र 6,000 से 7,000 रुपये लगते हैं आपको आलू की बुआई में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं। और इसमें लागत जो है पोटैटो प्लांटर का, उसमें मात्र 75,000 से 1 लाख के बीच आता है। और उसमें भी बिहार सरकार ने बहुत सारी अनुदान राशि दी है, जो 50% तक की है, OBC के लिए, SC ST के लिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। मशीन की कीमत की बात करें तो इस मशीन की कीमत अलग अलग कतारों के हिसाब से होती है, लेकिन अनुमानित कीमत की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर मशीन की कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। और अगर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की कीमत की बात करें तो लगभग 1.5 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर किसान चाहे तो इस मशीन को समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको करना होता है कि जो प्लांटर है आपका, उसको मेंटेन करना होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी ग्रीसिंग पॉइंट होती है, कप फीड मैकेनिज्म है, या आपका जो भी गियर सिस्टम है, या आपका जहाँ भी आपको लगता है रोलर्स लगे हैं, बेयरिंग लगे हैं, वहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी होती है। और धूप से बचाएं, पानी से बचाएं अपने इम्प्लीमेंट को, तो ये करना होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान भाई आगात धान एवं मक्का के तैयार फसलों की कटाई एवं गहाई करें। रबी फसल के लिए खेत की तैयारी करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार से बिखेर कर मिला दें। खड़ी फसलों में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें और 15 अक्टूबर के बाद शरदकालीन गन्ना की रोपाई का काम शुरू करें। धान की फसल में बालियां निकलने तथा दूध भरने की अवस्था है। इस अवस्था में गंधे बग कीट की निगरानी करें। फसल में कीट की संख्या अधिक पाए जाने पर इसकी रोकथाम के लिए फॉलीडाल 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव बालियों पर करें। धनियों की बुआई करें। इसके लिए राजेंद्र स्वाति, पंत हरितिमा, कुमारगंज सेलेक्शन, हिसार आनंद धनिया की उन्नत किस्मों का ही चयन करें। मसूर का मल्लिका K75, अरुण PL 7712, BR 25, KLS 218, HUL 57 आदि में से किसी भी किस्म की बुआई 15 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। बुआई के पूर्व कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को शोधित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बीज की बुआई करें। इसके लिए छोटे दाने की प्रजाति के लिए बीज दर 30 से 35 किलोग्राम और बड़े दाने के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करें। सूर्यमुखी की बुआई करें। उत्तर बिहार के लिए सूर्यमुखी की उन्नत संकुल किस्में मोरडेन सूर्या CO1 एवं पैराडेविक है। वहीं संकर किस्मों में BSH1, KBSH1, KBSH44, MSFH1, MSFH8, MSFH17 अनुशंसित है। सब्जियों की फसल जैसे बैंगन, टमाटर, फूलगोभी एवं मिर्च में फल छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट से ग्रसित तना एवं फल की तुराई कर मिट्टी में गाड़ दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसिड 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मिर्च, फूलगोभी, टमाटर एवं बैंगन की फसल में निकाई गुड़ाई करें। फूलगोभी की फसल में पत्ती खाने वाली कीट की निगरानी करें। फूलगोभी की पिछात किस्मों जैसे माखी, स्नोकिंग, पूसा स्नोकिंग 1, पूसा 2, पूसा स्नोबॉल 16 की बुआई नर्सरी में करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरनौत, जिला नालंदा के कृषक अजीत कश्यप ने। ये मधुमक्खी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अजीत कश्यप जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मधुमक्खी पालन आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए भी है। और इसकी जो सबसे अहम भूमिका है मधुमक्खियों की व अन्य कीट परागणकर्ताओं की, उसको देखते हुए आज इस व्यवसाय की न केवल प्रदेश में लेकिन हमारे देश में जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं
उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है तो मधुमक्खी पालन भी उभर करके आ रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। तो जब मौन पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जिनके साथ हम मौन पालन कर सकते हैं। तो जो मधुमक्खियों की प्रजाति हैं उनमें से एक हमारी इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वह एक देसी प्रजाति जो हमारे घर घर में पाई जाती है उसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी मधुमक्खी के साथ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इटालियन मधुमक्खी है उसके साथ कमर्शियल बी कीपिंग जो है वो ज़्यादा संभव भी है और प्रचलित भी है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी अगर हम भुवनेश्वर वाली बात करें या और भी हमारे जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो मधुमक्खी पालन है वो देसी प्रजाति के साथ प्रचलित है और बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। हमारा जो ये मधुमक्खी पालन है इससे हमें कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जिससे जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ ही जहां उन्होंने मधुमक्खियां अपनी रखी हैं तो उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो विभिन्न प्रकार के फसलों में परागण करती हैं जिससे हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ जो वनस्पति है जिस पे वो मधुमक्खियां घूम रही हैं वहाँ भी वो परागण करके उनका बीज व उनका संवर्धन में सहायक सिद्ध होती हैं। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी अपना सकते हैं, मध्यम स्तर पर भी अपना सकते हैं और कमर्शियल लेवल पे भी अपना सकते हैं जिससे पूरे के पूरे परिवार का खर्चा मौन पालन से ही चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण जो हमें कुशलतापूर्वक मौन वंशों के प्रबंधन के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, उनके स्थानांतरण के बारे में इत्यादि इत्यादि जो भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हमारा जो कौशल विकास कहते हैं मधुमक्खी पालन में वो हो जाए। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो हैं हमारी संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं। तो उस तरह का एक प्रशिक्षण करके फिर हम छोटे स्तर पर मौन पालन का आरंभ कर सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।